स्टार्ट करते हैं। कल जहां पर हम लोग ब्रेक लिए थे हम वहीं से पिक करना चाहेंगे। हम लोग एनसीआर तक पहुंच चुके थे। एनसीआर क्या था? इज नंबर ऑफ ways of selection of n r things out of n different things। n different things में से r थिंग को लेने का ये तरीका होता है। जैसे कि एक टोकरी में 5 आम है तो आपको 2 आम उससे लेने का तरीका ढूंढना है। ठीक है। एनसीआर का डिफिनीशन फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने आपको सिखा दिया था व्हाट इज फैक्टोरियल्स। उसका ये डिजाइन एनसीआर कहलाता है। उसका ये डिजाइन एनसीआर कहलाता है। सो ये आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशंस कर लेना चाहिए। वो बाइनोमियल एक्सपेंशंस क्या है? सबसे पहले इसको कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ एनसीआर लाते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल को जब कट करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस आर प्लस 1। इससे एक पहले ये रुक जाएगा। सिमिलरली 5c2 तो नीचे 2 फैक्टोरियल्स ऊपर में 5 हो, इसका भी संख्या 2 है। 20/2 1 into 2 8 6c3 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 तक हो गया। ये 6 5 4 और ये 1 2 3 6 6 20 तक। सिमिलरली 11c8 तो आपको एक प्रॉपर्टी बता दें एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा। एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा। तो अगर आर हमें n के आधा से ज्यादा नजर आते रहेगा, आर हमें n के आधा से ज्यादा नजर आते रहेगा तो इसको लगा के आधे से कम में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ क्या 8 5.5 से ज्यादा है? बिल्कुल 5.5 से ज्यादा है तो हम इसे कम में आएंगे। 11 माइनस 8 बोले तो 11c3। अब इसको ब्रेक करेंगे। ये 3 है तो 1 2 3 3 तो हो गए नीचे, ऊपर में 11 10 9 दैट्स इट। हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या कोई भी एनसीआर आप निकाल सकते हैं या नहीं? कोई भी एनसीआर का वैल्यू आपसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताइए शशांक बेटा, जल्दी बताइए, क्या आपसे एनसीआर निकल जाएगा? शशांक, चलिए निकल जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम एक एनसीआर आपसे पूछ लेंगे। इसके बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशंस 1-2 लाइन बताएंगे
तब फिर जो हम फंक्शन में मैपिंग का काउंटिंग करना चाह रहे थे उसमें आएंगे। चलिए इसको नोट करके बताइए कि हो गया। ऊपर वाला फिर से बताना है। देखिए प्रियांशु, एनसीआर कहते हैं इन अलग अलग चीजें फैले हुए हैं, उसमें से आर चीज को लेने का तरीका, इन चीज में से आर चीज लेने का तरीका एनसीआर होता है। ठीक है नीलू, वही है एनसीआर। इन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग को लेने का जितना तरीका होता है वो एनसीआर कहलाता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, वो अभी चैप्टर नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहिएगा तो फंक्शन के बाद एक चैप्टर्स वहां से पिक कर सकते हैं। वहां पर आपके पास 3 चैप्टर है, 2 11th के है। 11th के 2 चैप्टर है, एक है बाइनोमियल थ्योरम, एक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और एक 12th का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल। ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल कर देंगे। वैसे आपको ये सब जो बीमारी है ना एनसीआर, कितने सेलेक्ट होने चाहिए, कितना तरीका होना चाहिए, काफी कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर लेंगे। चलिए, क्या ये नोट हुआ? क्या आप सबको नोट हुआ? हो गया। तो अब इसको ये देख लेते हैं कि आप कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं, है ना। जानते हैं कल वीडियो ठीक करते करते काफी समय हमको बीत गया, लेकिन ठीक कर ही लिए थे, लेकिन तब तक काफी समय बीत गया था, इसलिए हमने आपको वापस नहीं बताया। 8C5 बताइए, 8C5 कितना होगा? 8C5 कितना होगा बताइए? 8C5 का वैल्यू $56 सही जवाब है। सही जवाब है आप लोग का। ये 4 से लार्जर है तो हम 8 - 5 करेंगे। 8C3 तो 1 2 3 8 7 6 56। दैट्स इट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम करते हैं, वो भी जो होता है वो नहीं, जो हमें चाहिए, जरूरत है, सिर्फ वो करेंगे। 1 + x का पावर n, nc0 + nc1x + nc2x² + ncn x का पावर n। ठीक है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है, एनसीआर सब में लगा हुआ है, आर 0 से लेके बढ़ते हुए n तक गया, और वैसे ही उसी प्रकार से x का पावर भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम x की जगह 1 कर दे, nc0 + nc1 + nc2 ncn, ये 1 + 1 का पावर n, दैट इज 2 का पावर n होगा। 2 का पावर n होगा। ऊपर वाला नहीं आया तो नीलू देखिए, हमने कहा था NCR बराबर NCN - R। 8 - 5 3 होता है, ये 3 है, 3 तक ब्रेक किए, इसको भी 3 भाग में बांटे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो और तरीका है,
फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। इसको देखिएगा नीलू, 8 7 6 एंड 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 1 2 3 और ये है 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद ये बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है जो हमने यहां पर दिखाया था। क्या समझ में आया नीलू? नीलू बेटा क्या समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम संख्या शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग। उम्मीद करते हैं सारे नोट हो गए हैं। अब काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। हमारा फंक्शन f फ्रॉम a टू b है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जहां तक बात है तो सेट A के पास m लेते हैं एंड सेट B के पास n लेते हैं। सेट A के पास m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट B के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ऑल पॉसिबल number of functions from A to B will be n का पावर m, n का पावर m। क्यों? A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज B में से कोई भी हो सकता है। A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज B में से कोई भी हो सकता है। तो हर एलिमेंट के इमेज होने के चांसेस n है। n में से कोई भी हो सकता है। तो पहला वाला भी n तरीके से आ सकता है, दूसरा भी n तरीके से, सारे n तरीके से। आप देख सकते हैं बबल डायग्राम में A B C 1 2 3 4। A का इमेज 1 भी बन सकता था, 2 भी बन सकता था, 3 भी बन सकता था, 4 भी बन सकता था। तो A का इमेज 4 तरीके से ले सकते हैं। ओके, 4 नहीं लिए हैं, 4 तरीके से लिए हैं, वेज है, काउंटिंग है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां भी हम लेटेस्ट कर देते हैं P Q R S। अब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। B का क्या होगा? जो A का इमेज है, क्या वो B का इमेज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मिनिमम हो जाएगा फंक्शन। सोचिए, अगर A के पास P इमेज होता और B को भी P इमेज हो तो क्या फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा? फंक्शन डिफाइंड होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम भी फंक्शन होते हैं। सो B के पास भी P Q R S में से कोई भी बन सकता है इमेज। ये भी 4 तरीके से इमेज दे सकता है। और C, क्या ये भी P दे सकता है? हाँ, ये भी P ले सकता है। मतलब C के पास भी 4 पॉसिबिलिटी, P Q R S। तो अब इसको जब टोटल आप करिएगा तो टोटल कितने तरीके से होंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी को हमने कहा 4Q, और इसीलिए हुआ n का पावर m, n का पावर m। क्या आप लोगों को समझ में आया? पहले इतना बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है। ये ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस है। यहां फंक्शन का नाम नहीं लिया गया,
मैपिंग का नाम नहीं लिया गया कि 1 1 इनटू ऑनटू मिनी 1, कोई नाम नहीं बोला गया, बस बोला गया फंक्शन है। तो ये है ऑल पॉसिबिलिटीज, n का पावर m। n कहाँ है? n b के पास है, n b के पास है, और m कहाँ है? m a के पास है। a का संख्या m है, b का संख्या m। चलिए ये नोट डाउन हो गया। अब ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया। अब मैपिंग, जो स्पेशलाइज्ड मैपिंग होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। Number of 1 1 function from A to B is NPR. NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब NCR इंटू आर फैक्टोरियल। इससे जब डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1। आप ऐसे कर सकते हैं 5p4 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल्स, ये 120 और ये 1 फैक्टोरियल 120, या फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखिए, आपकी मर्जी। ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एनपीआर क्यों आया, कैसे आया, अब इसको समझते हैं। यही क्यों होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, इसको समझिए। ए बी सी पी क्यू आर एस 1 1 है भैया, तो 1 1 में ए का इमेज का पॉसिबिलिटी चारों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, ए को कितने तरीके से इमेज मिल सकते हैं? 4 तरीके से। तो कोई तो इमेज हो गया। बिल्कुल, सपोज कर लिए कि ये पी हो गया इमेज। अब बी के लिए जब जाएंगे इमेज लेने, बी के लिए जब इमेज लेने जाएंगे तो ए का जो इमेज हो चुका है, ए का जो इमेज हो चुका है, क्या वो बी को मिल सकता है? 1 1 नहीं मिल सकता। ए का जो इमेज है, ए का जो इमेज है वही अगर हम बी का भी इमेज कर देंगे तो ये 1 1 नहीं मेनी 1 होगा। इसका मतलब जो ए का इमेज है वो बी को नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। तो अब बचे कितने? क्यू आर एस, 3 ही इमेज बचे। बिल्कुल 3 तरीके से आ सकता है। सपोज कर लीजिए ये आर में लगा। नेक्स्ट सी का देखते हैं, सी का कितना हो सकता है? जो ए का इमेज है वो सी को नहीं मिलेगा, जो बी का इमेज है वो सी को नहीं मिलेगा। 2 रिजेक्ट हो चुके, अब जो बचे हैं उन्हीं में से कोई इमेज बनेगा, जो बचा है उन्हीं में से इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 1 है। तो बचे हैं क्यू एस, 2 बचे हैं। तो टोटल जब करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 6 24। और यही देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? रॉकी बेटा, क्या आपको समझ में आया? ये एनपीआर क्यों हुआ, 1 1 फंक्शन का संख्या क्या ये समझ में आया? रॉकी बेटा क्या समझ में आया? इरेज नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, हम सिखाने के लिए आए आप लोगों को।
120 कल ही तो बताए थे अंजलि, कल का क्लास आप स्लिप कर गए हैं, इसका मतलब कल हमने फैक्टोरियल बताया था, कल ही सारा चीज सिखाते, लेकिन बाय समहाउ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ पहले, उसके बाद वीडियो प्रॉब्लम्स हुए। ये है आपका फैक्टोरियल 5। और एम सेम है? ये और लिखा गया, ये और लिखा गया NPM, वहां पर n है ना, n-1। अब ठीक है, NPM। अब ठीक है आर्या, आर्या बेटा अब ठीक है? ओके, NPM दो तरीके से सीखिएगा। एक सीखना होता है फार्मूला क्या है, फार्मूला रट्टा मार के फार्मूला लगा देंगे। दूसरा तरीका होता है कैसे किया गया है, क्या हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। ये दोनों आने चाहिए आपको। नोट हो जाएगा तो बोलिएगा। सीखा बेटा, आपको हो तो गया है। स्वीटी रानी, एक हमें डाउट्स है, एक कंफ्यूजन मेरे मन में चल रहा है, उसका सही सही जवाब दीजिएगा। क्या सारे फंक्शन 1 1 होंगे? ऐसा तो होता नहीं, मेनी वन भी होते हैं मेनी वन भी। तो ये 1 1 का संख्या हमने NPM निकाला। ये 1 1 हो, इसके लिए मिनिमम कंडीशन n और m में कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, n और m में कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। तो हम आपसे जो पूछने वाले हैं वो बस बताइएगा। ये NPM 1 1 का संख्या है कब तक? आपके पास चॉइसेस है n ग्रेटर देन m, n लेस देन m, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, n लेस देन इक्वल टू m। इन चारों में से कौन सा कंडीशन यहां पर रहेगा, तभी वो 1 1 हो सकता है। कौन सा? आर्या का कहना है ए, आर्या का कहना है ये वाला। चलिए बढ़िया बात। और किसी को? जुनैद का कहना है सी, ये वाला बराबर। अंकुश का भी यही कहना है, कई लोग डी भी बोले हैं, नहीं सी होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ए के पास ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या? 1 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा या क्या? ए के पास ज्यादा एलिमेंट अगर रहा, ए के पास अगर ज्यादा एलिमेंट रहा तो हर हाल में मेनी वन होगा, हर हाल में मेनी वन होगा। सो m तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, m ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर m को ज्यादा लेते हैं हर हाल में वो मेनी वन बनेगा। आप देख सकते हैं A B C D,
पी क्यू है ना, उधर ज्यादा, हाँ इधर ज्यादा है ना, इधर ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, राइट। अब अगर आपको फंक्शन डिफाइन करवाने हैं तो हर हाल में आपको ज्यादा देना होगा, चाहे आप इनटू बोले या ऑन टू बोले, लेकिन आपको मिनिमम करवाना होगा। इसलिए यहां अगर ज्यादा है, यहां अगर ज्यादा है, हर हाल में मिनिमम होगा। और अगर मिनिमम हो रहा है तो ये फॉर्मूला का, अगर कंफर्म मिनिमम है तो यहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला कब तक काम करेगा? जब तक ये कंडीशन होल्ड करेगा। जब तक ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी तक 1-1 आने का चांसेस है। ठीक है, इसी का तो ये आपको 1-1 हो गया। चलिए बढ़िया बात है, 1-1 हमने सीख लिया। अच्छा, हमने मैपिंग में ये सीखा था कि कोई फंक्शन या तो 1-1 होता है या मिनिमम होता है, या तो 1-1 होता है या मिनिमम होता है, ऐसा हमने सीखा था। तो मिनिमम का क्या कंडीशन हो सकता है, संख्या क्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शंस from A to B is n का पावर n माइनस npn। 1-1 का संख्या हटा दीजिए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे is total minus 1-1। इसमें एल्स में हम 0 मार दिए हैं। अगर n आपका ज्यादा संख्या ले लिया तो 1-1 होगा ही नहीं, तो 1-1 का संख्या पूछ भी दे तो हमको सीधा 0। तो दो पॉसिबिलिटीज है। एल्स की जगह आप चाहे n लेस देन n भी सोच सकते हैं, n की जगह एल्स की जगह n लेस देन n भी सोच सकते हैं। ऐसा रहने पे हर हाल में मिनिमम होगा। तो जितने भी फंक्शंस मिले वो सारे के सारे मिनिमम है। तो 1-1 का संख्या निकाल चुके, टोटल का संख्या निकाल चुके, टोटल में 1-1 हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। क्या ये क्लियर है? n बराबर m तो इसमें आ गया ना, n बराबर m तो इसमें आ गया ना, इसी में तो है, पहला लाइन में ही n बराबर m है। चलिए, तो ये हमारा टोटल फंक्शंस हो गया, 1-1 हो गया, मिनिमम हो गया। अब बचा कौन? n2 और on2, उसको देखते हैं। Number of onto function from A to B is sigma r बराबर 1 to n -1 का पावर n माइनस r into ncr into r का पावर n। सिग्मा r बराबर 1 to n -1 का पावर n माइनस r इंटू ncr इंटू r का पावर n।
ये कॉम्प्लेक्स भले है लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट है, हमेशा आपका काम करेगा। ऑन टू का संख्या होने का कंडीशंस क्या होना चाहिए? ऑन टू का संख्या एक कंडीशन क्या होना चाहिए? n आपका ज्यादा नहीं चलेगा n से। तो ये कब तक होल्ड करेगा? जब तक n लेस देन और इक्वल टू m होगा। m के पास ज्यादा चल सकता है। ऑन टू का मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज बना, मतलब सेट बी का सारा एलिमेंट इस्तेमाल हो गया। तो सेट बी का सारा एलिमेंट कब इस्तेमाल होगा? जब या तो सेट ए के बराबर रहेगा या सेट ए से कम रहेगा। तो n लेस देन इक्वल टू m पे ही ये कंडीशन होल्ड करेगा। अगर आप एल्स लगाते हैं तो वो सीधा 0 मान दीजिएगा। n ग्रेटर देन m अगर रहा, n ग्रेटर देन m अगर रहा तो हर हाल में वो n2 होगा, हर हाल में n2 होगा। और n2 में हमने क्या सिखा दिया आपको? n2 में सिखा दिया है कि टोटल माइनस ऑन टू कर दीजिएगा, जैसा कि मिनिमम के लिए। एक और है इसमें, लास्ट लाइन है, वो भी कर लेते हैं थ्योरीज में। नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू कब होगा? 1 1 होने का मतलब है कि सेट ए के एक एक एलिमेंट का इमेज एक एक ही होगा, ठीक है। और ऑन टू करवाने का मतलब सेट बी पूरा इस्तेमाल हो गया, सेट बी पूरा इस्तेमाल हो गया। तो ये तभी होल्ड करेगा जब n बराबर m रहेगा, n बराबर m रहेगा। तो n बराबर m रहेगा तो यहाँ कंडीशन क्या हो गया? इसके लिए मस्ट है n बराबर m होना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। 1 1 ऑन टू फंक्शन, चूंकि n और m बराबर है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस np n, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 बताए हैं, सो इट इज n फैक्टोरियल। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन का संख्या npn will be factorial n, will be factorial n। चलिए इतना नोट करिए और बताइए कि हो गया। फिर हम लोग एग्जाम्पल शुरू करेंगे। शुरू में थोड़ा सा आसान वाला एग्जाम्पल करेंगे, आगे चल के मुश्किल वाले भी पिक करेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू बबल डायग्राम से समझा दीजिए। ऑन टू इसको तो याद कर लीजिए, सबसे आसान हमको लगता है, क्योंकि ना सेट थ्योरी आप उतना गहराई में जानते हैं, ना बाइनोमियल उतना गहराई में जानते हैं, ना एक्सपोनेंशियल उतना गहराई में जानते हैं। तो कहां से हम लाए हैं एक्सप्रेशंस, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए इसको वहां से समझाना संभव नहीं होगा कि बबल डायग्राम से ये एक्चुअली में लाए कैसे। वो दो तीन मेथड से है जिनमें से कोई भी आपको गहराई में नहीं आता। निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता प्रिंस, होल नंबर तक ही आपका फैक्टोरियल है, निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता। प्रिंस, अंकुश, क्या आप लोग का डाउट क्लियर हुआ?
ठीक है, नोट हो चुका है। 0 फैक्टोरियल का 1 होता है वेद, कल ही बताए थे। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये कल बताए हैं, इसीलिए हम होल नंबर बोले हैं। चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं हम। एक दो ठो नहीं बताएंगे, उसके बाद आप लोग से पिक करना शुरू करेंगे। आप इस थ्योरी से इतना तो समझ गए होंगे कि क्यों मेरे को फैक्टोरियल एनसीआर वगैरह जिक्र करना पड़ा इसको लाने से पहले। अगर हम नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम आपको बढ़ता। देखिए फंक्शन है 1 2 3 4 से लेके a, b। अब टोटल फंक्शन देखिए कितना हुआ। इसके पास है 2 एलिमेंट्स, इसके पास 2 एलिमेंट्स, तो टोटल कितना हुआ 2 का पावर 4, n का पावर m। क्या 1 1 हो सकता है? ये ज्यादा है इससे, इसलिए 1 1 नॉट पॉसिबल। वन वन संभव नहीं। तो अगर 1 1 संभव नहीं है तो जो है वो सारे के सारे क्या है, मिनिमम है। अब ऑन टू फॉर्मूला से हम चलते हैं पहले। ऑन टू फॉर्मूला से पहले हम चलते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2 -1 का पावर 2 माइनस r 2 cr r का पावर m 4। तो r का वैल्यू 1 देंगे तो ये 2 माइनस 1 1 और हो जाएगा माइनस ऑफ 2c1 1 का पावर 4 r बराबर 2 देंगे तो 2 माइनस 2 0, इवन पावर में प्लस हो जाएगा 2c2 2 का पावर 4, ये 1 2 एक एक टर्म तक है, और ये 1 का पावर 4 1 2c2 1 into 2 2 into 1 into 2 का पावर 4 16, ये goes away। 16 minus 2 is 14, 16 minus 2 is 14 on 2 हो गया into टोटल में ऑन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में ऑन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनटू हमें 2 मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? सन्नी कुमार दांगी, क्या समझ में आया? ठीक है धीरेन्द्र, जहां तक आपका सवाल है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू प्रूफ कीजिए, तो ये जान लीजिए कि वो एजम्पशन है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 एज्यूम किया गया है, सो किसी थ्योरी किसी लॉजिक में वो नहीं आता, सो प्रूफ नहीं दे सकते उसको। एजम्पशंस को किसी लॉजिक से नहीं बांधे जाते। फैक्टोरियल 0 बराबर 1 एजम्पशन लिया हुआ है। ऑन टू बता दीजिए, बताते हैं ऑन टू, फर्स्ट लाइन बताइएगा। ऑन टू नहीं समझ में आया
यही तो एक चीज है ऑन टू, और कुछ तो है ही नहीं। इस सेट का संख्या 4 है, इस सेट का संख्या 2 है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या था, n का पावर m। n की जगह 2 है, n की जगह 2 है, m की जगह 4 है। तो n का पावर m, 2 का पावर 4, ये फर्स्ट लाइन हो गया। इसके बाद कुछ लोगों का कहना है ऑन टू। ऑन टू में क्या था, सिग्मा r बराबर 1 to n माइनस 1 का पावर n माइनस r इंटू NCR इंटू r का पावर m। m जहां बोले वो 4 रख दिया, जहां n बोले हैं वहां 2 रख दिया। सिग्मा 2 टर्म लिया है, r बराबर 1 से 2, तो r बराबर 1 लेंगे तो माइनस 1 का पावर 1 हो गया, और जब 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 0, माइनस 1 का पावर 0। ऑड पावर है तो निगेटिव में होगा, इवन पावर है पॉजिटिव में होगा। फॉर्मूला से ऑन टू को निकाले हैं, आपको इससे बन जाया करेगा। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। If from alpha, beta, gamma to P, Q, R, S, तो ऑन टू कितना हुआ? ऑन टू बोल रहे हैं, शुरू से चलते हैं। टोटल कितने हुए? टोटल फंक्शन का संख्या कितना हुआ? टोटल 7 नहीं, 64। हाँ ये चलेगा, 64 चलेगा। 4 का ये देखिए, इसके पास 3 है, ये m होता है, इसके पास 4 है, तो 4 क्यूब 64 सही जवाब है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 कितने होंगे? 1 1 कितने होंगे बताइए? स्वीटी का गलत है, मनीष का गलत है, आर्या करेक्ट, अभिषेक गलत। अभी तो बताए थे। शशांक का भी गलत है, अंकुश करेक्ट, विजय करेक्ट, अंजलि करेक्ट, रीचा करेक्ट, सुनायत गलत हो गया। देखिए हमने बताया 4p3, नहीं समझ में आता, सिंपल फॉर्मूला चलिए, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल्स, 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 4 6 24। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? अमृता क्या समझ में आया? अमृता बेटा क्या समझ में आया?
चलिए समझ में आ गया। तो 1 1 के बाद मेनी वन का संख्या बताइए। मेनी वन का संख्या कितना होगा? वेरी गुड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 64 माइनस 24 40, सही है। ऑन टू का संख्या बताइए, निकालिए ऑन टू का संख्या। आयुष का सही है, ऋचा का सही है, मनीष का सही है, विजय का भी सही है, ज्योति का सही है। जुनैद का क्या आया? जुनैद आप बताइए तो, कितना आंसर आया या काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, कीजिए, टाइम दे रहे हैं, कीजिए। बहुत लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे आपकी तरह। रांची मासी सब तो कैलकुलेशन ही कर रहे होंगे, कीजिए। 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक आप लोग का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। हाँ, आंसर 0 है, आंसर 0 है। आप लोग फॉर्मूला लगाने लग गए, रेस्ट्रिक्शन देखे नहीं। देखिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसका संख्या इससे ज्यादा है। सेट बी को डोमेन का संख्या डोमेन के संख्या से ज्यादा है, इसलिए फार्मूला का कोई काम नहीं, ऑन टू हो ही नहीं सकता, कोडोमेन पूरा इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, इसलिए हर हाल में आंसर 0 होगा। क्या जो लोग कैलकुलेशन सब कर रहे थे, जो लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, सबको समझ में आया ये बात कि रेस्ट्रिक्शन देखना जरूरी है? हाँ सही है धीरेन्द्र। 10 बहुत आसान है, जब ऑन टू बचा ही नहीं कोई तो सब के सब इंटू के खाते में। चलिए ये बताइए अब कैसा लग रहा है, क्या संख्या आपसे निकल पाएगा? यही है संख्या आपके, क्या संख्या आप निकाल पाएंगे? प्राची क्या आपसे संख्या निकल सकता है? निकल जाएगा, चलिए बढ़िया बात है। तो हम थोड़ा और सा चीज आपको सिखाते हैं। हाँ कुछ और चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, संख्या से ही रिलेटेड है। ऑन टू में प्रॉब्लम है तो फार्मूला में बहुत ध्यान से और बारीकी से वैल्यू पुट कीजिएगा धीरेन्द्र।
ठीक है। फंक्शन ए टू बी है, ए के पास 4 एलिमेंट और बी के पास 5 एलिमेंट। अब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस पता लगाने हैं। रेंज कंटेन्स exactly 3 elements with some restrictions। पहले जो हमने किया था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n का पावर m, उसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब ये रेस्ट्रिक्शन के साथ हमें नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा गया। क्या प्रश्न आपको समझ में आया है? कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, कोडोमेन में 5 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट ही इस्तेमाल होगा रेंज के लिए। क्या ये बात समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में आ गया है। तो अब देखिए, सबसे पहला सवाल ये होगा कि कोडोमेन में 5 थे, 3 इस्तेमाल करने हैं, तो कौन से 3 इस्तेमाल होंगे? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कॉम्बिनेशन देगा। इसका जवाब कॉम्बिनेशन देगा। तो सबसे पहला सवाल है बीच 3। इसका तरीका, इसके पास 5 एलिमेंट है, 3 इस्तेमाल करना है। 5C3 आप चाहे तो इसको वैल्यू निकाल लीजिए। 3 है, 1 2 3, 5 को 5 4 3, 3 गोज अवे, 2 से कट गया तो 10। ये विच 3 अभी हुआ, अभी हमने फंक्शंस नहीं निकाले। अब जब 3 हो गए उसके बाद फंक्शन कैसे निकालेगा? तो मॉडिफाइड अगर हम निकाले, मॉडिफाइड बी में संख्या कितना होगा? 3, और यहां पर हम टोटल फंक्शंस निकालेंगे। टोटल फंक्शन n का पावर n होता है, n का पावर n होता है। तो 3 का पावर और ये होगा नहीं। अगर हम टोटल फंक्शन निकालते हैं, तो टोटल फंक्शंस में तीनों एलिमेंट इस्तेमाल हो ऐसा जरूरी नहीं। तो फिर वो कौन है जिसमें सारा एलिमेंट इस्तेमाल होता है? क्या बोले? सारा एलिमेंट इस्तेमाल होता है। ये किस में है? ऑन टू में है। सारा एलिमेंट इस्तेमाल हो ये ऑन टू। तो हमें यहाँ पर टोटल नहीं निकालनी, हमें ऑन टू का संख्या निकालना। और ऑन टू कैसे निकलता है? फॉर्मूले से निकलते हैं। सिग्मा r बराबर 1 to n किसके पास? b के पास। मॉडिफाइड भी है 3 का। -1 का पावर 3 माइनस r इंटू 3cr इंटू r का पावर m किसके पास? a के पास। ठीक है, अब इसको 1 लेंगे तो 3 - 1 इवे, 3 - 1 इवे,
प्लस होगा 3c1 1 का पावर 4, 1 के बाद 2, 2 लेंगे, 3 माइनस 2 ऑड, 3 माइनस 2 ऑड, ऑड में माइनस 3c1 2 का पावर 4, 3 माइनस 3 0 इवन प्लस 3c3 3 का पावर 4। कैलकुलेट कीजिए, एक बार है, ये गलत हो गया, दो बार है, 1 2 3 2 60, तीन बार है, 3 1 2 3 3 2 1 81, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 माइनस 16 43 प्लस 81 कितना हो जाएगा 3c2, हाँ वो कर दिए। 84 में 48 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 ऑन 2 का संख्या 36 हुआ। सारे इस्तेमाल करने हैं, रेंज कंटेन्स एग्जैक्टली 3 सारा इस्तेमाल कहां होता है ऑन 2 में, ऑन 2 में ही सारा इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें ऑन 2 ही निकालना होगा। अब फाइनली रिक्वायर्ड नंबर कितना हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 ही इस्तेमाल होगा और 3 इस्तेमाल करके 36 तो सारे यूज करते हुए बना सकते हैं। सो टोटल 360 आंसर, 360 आंसर होगा। क्या आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना संख्या है, ये निकालने के लिए अगर आते रहता तो थोड़ा सा जरूर आसानी होता। क्या समझ में आया विजय? विजय क्या समझ में आया? ऋषभ क्या समझ में आया आपको? आ रहा है समझ में, चलिए बढ़िया बात है। देखिए हमें मालूम था कि इस जगह पे आके एहसास होने लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा चॉइस दिए थे कि 4 + 2 कर लिया जाए क्या, लेकिन हुआ नहीं। एक बार में एक चैप्टर पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा, तो एक एक करके करेंगे। 3 वेज कैसे किए, फिर से 3 वेज, विच 3? इसने कहा एग्जैक्टली 3 एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए, तो कौन सा 3? सपोज कर लीजिए सेट बी के पास हमारे एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट है। हम पूछेंगे कौन सा 3 इस्तेमाल किया, रीचा हम पूछेंगे कौन सा 3 इस्तेमाल किया, ए बी सी कि ए डी ई या बी सी डी, कौन सा 3 इस्तेमाल किया है? जवाब इसका नहीं है ना। तो सबसे पहला काम था कौन सा 3 इस्तेमाल हुआ। दूसरा काम था जब ये निश्चित कर लिए कि ये 3 इस्तेमाल होंगे,
तो इन तीनों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना, इन तीनों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना। हमने एनसीईआर लैंग्वेज में बताया आपको इन चीजों में से आर को लेने का तरीका। एग्जाम्पल भी बोले थे कि एक फल का टोकरी है, उसमें 50 ठो आम रखा हुआ है और 5 आम चुनना है। 50 आम रखे हुए हैं, उसमें से 5 आम चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं? 50C5, 50C5। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। और किसी को डाउट है तो बोलिए। हम लोग जहां पर है वहां पर सिलेबस नहीं कंप्लीट किए जाते, यहां पर सीखे जाते हैं। अब इसमें टॉपिक ही कहां बचा, 2 पॉइंट कवर करेंगे और कंप्लीट हो सकता है ये। इसलिए बढ़िया से सीखना है। 1-2 क्लास लग जाए बाबू, लगने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से इसको सीख लीजिए। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज आपको सिखा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, सीधा तो है ही नहीं, लेकिन क्या करें, जेई मेन पार्ट हम इसमें कवर कर चुके, समझ गए। जेई मेन पार्ट काउंटिंग का हम ओवर कर चुके। जेई मेन पार्ट था जो सीधे सीधे नहीं होता है, फार्मूला में जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह दिए थे वो फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, हो गया डन। वही जेई मेन का पार्ट। अब जो हम लगा रहे हैं वो थोड़ा सा चस्का लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है, एडिशनल है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना है, इलाज है उसका, इलाज है। If A से B, A है 1 2 3 4 5 और B के पास -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब हम नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम A टू B ये जानना चाहिए। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम A टू B। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा? x के बढ़ने से अगर फंक्शन y बराबर, अगर फंक्शन y बराबर fx है, अगर फंक्शन y बराबर fx है, तो x के बढ़ने से, x के बढ़ने से अगर y भी बढ़ रहा है तो उसे इंक्रीजिंग, x के बढ़ने से y फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, उसे इंक्रीजिंग। जैसे कि अगर हम कहें कि 1 को -2 मिला, 1 को -2 मिला, तो अब 2 को -2 से कम नहीं मिल सकता, उससे आगे जोड़ दे सकते। सिमिलरली अगर 1 को हम बोले कि -1 दे दिए, 1 को -1 दे दिए, तो अब इनके आगे किसी भी टर्म को इससे कम -2 नहीं दे सकते और ना ही आप -1 दे सकते। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं?
इसके लिए क्या करेंगे हम, इंक्रीजिंग है मतलब कोई भी दो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दो बराबर नहीं होना चाहिए तो, अगर कोई भी दो बराबर नहीं होना चाहिए, इन दैट केस मेनी वन कैंसिल, मेनी वन कैंसिल, तो फिर पक्का क्या होगा, वन वन। तो सबसे पहले गारंटी हो गया वन 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 वन, मेनी वन रहेगा तो बराबर हो सकता है, तो जब बराबर हो सकता है तो इंक्रीज कैसे, जब भी दो एलिमेंट का सेम इमेज होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपको इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा, इसलिए वन वन होना चाहिए। जब वन वन हो गया तो ए के पास 5 एलिमेंट है और बी के पास 8 एलिमेंट है, तो वन वन में आपके पास समस्या है कि इनमें से 5 ही एलिमेंट इस्तेमाल होंगे, 5 ही एलिमेंट इस्तेमाल होंगे, वो कौन सा 5 इस्तेमाल होगा, वो कौन सा 5 इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो विच 5 ए सी 5 तरीके से 8 में से किसी भी 5 को, इन 8 में से किसी भी 5 को ले लिए, विच 5, कौन सा 5, किसी भी 5 को ले लिए। अब जब 5 आपके पास हो गए तो आपने नंबर्स अगर आपके पास डिफरेंट है तो उसको अरेंज तो कर ही लेते हैं आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। कितने होंगे, कितने तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा सकते हो, एक ऑर्डर देखिए, फॉर टाइम बीइंग 0 -1 3 4 2, सपोज कर लीजिए ये 5 हमने सिलेक्ट किया, तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर कितने तरीके से हो सकता है, 10 तरीके से नहीं, सिर्फ एक तरीके से होगा। इनका जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लेंगे तो वो -1 0 2 3 4, अरे -1 यहां है, बी कैसे लिए ले रहे हैं, बी से -1 यहां है इसलिए वो ले लिए। आपको -1 नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम -2 ले लेते हैं, इन्हीं 8 में से कोई भी 5 ले सकते हैं, कोई भी 5 ले सकते हैं। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कितने तरीके से हुआ, एक तरीके से हुआ, तो फाइनल कितना होगा, फाइनल हुआ कौन सा 5 और इंक्रीजिंग कितने तरीके से, हो गया, यही हमारा आंसर है 8C आंसर। इसको निकालना हम सिखा चुके हैं, NCR बराबर NCN - R हम सिखा चुके हैं, ये दोनों बराबर। क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको क्लियर है, पहले बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन, तब आगे सिखाएंगे। नहीं आया समझ में फाइनल वाला, अच्छा एक बार और बता दीजिए। बहुत मुश्किल होता ही है ये, लेकिन ना करे ये गलत होगा, ना करे ये गलत होगा, इसलिए हम पूरा क्लास देना चाह रहे थे इसमें। रिपीट कर रहे हैं,
इंक्रीजिंग किसको करते हैं? y बराबर fx अगर फंक्शन हो, एक्स एक्सिस में ये बढ़ रहा है तो फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस में भी बढ़ते रहना चाहिए। एक पल के लिए भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ बढ़ना चाहिए। एक्स बढ़ा फंक्शन भी बढ़ेगा, चाहे ऐसे ही क्यों न बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जब भी होगा ऊपर। सबसे पहले इंक्रीजिंग सीखना। अब इसके बाद इंक्रीजिंग अगर आप सिखा रहे हैं तो किसी भी दो पे सेम वैल्यू तो आपको रखना नहीं है, नहीं तो वो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर किसी दो पे आप सेम वैल्यू रखते हैं, किसी भी दो पे सेम वैल्यू आप मेंटेन करते हैं तो इस तरह का आएगा। ये इंक्रीजिंग नहीं कहलाता, इसे नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। इसे नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। क्यों नॉन डिक्रीजिंग हुआ? ये बढ़ा, कांस्टेंट है, फिर बढ़ा, घट नहीं रहा, घट नहीं रहा, लेकिन बढ़ भी तो नहीं रहा। ये बढ़ नहीं रहा, यहां पर आके कांस्टेंट भी है, इसे नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। और ये वाला जो है इसे इंक्रीजिंग कहते हैं। तो जब हम ये फर्क जान गए कि नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, तो हम समझ गए कि इंक्रीजिंग में किसी भी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं हो सकता। अगर किसी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू हम लेंगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा, नॉन डिक्रीजिंग आएगा, और मेरे पास इंक्रीजिंग है। इसलिए इसको लाने के लिए हमें जरूरी है कि किसी भी दो पे सेम वैल्यू ना हो, सो मेनी वन नहीं होगा, मेनी वन नहीं होगा तो वन वन होगा, वन वन होगा। जब ये बात क्लियर हो गया कि हमें वन वन ही चाहिए, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के पास है उतने नंबर ऑफ इमेजेस सेट बी में होगा। सेट बी में अभी 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, जबकि सेट ए में 5 एलिमेंट्स है। तो इन 8 एलिमेंट्स में से कोई 5 ही हमारा इमेज बनेगा, रेंज को डिनोट कराएगा। तो 8 में से 5 ही हमारे रेंज में जा रहा है, तो कौन सा 5? ये हमने एनसीआर में बताया। कौन सा 5? एन में से आर को लेने का तरीका। तो 8 में से 5 को लेने का तरीका, विच 5 8 सी 5, 8 में से 5 ले लिए, 8 में से 5 ले लिए, ये नंबर ऑफ पेज हो गया। इतने प्रकार से 5-5 एलिमेंट हम लिखते जा सकते। अब जब ये निश्चित हो गया कि 5 एलिमेंट हम निश्चित कर चुके कि कोडॉक्यूमेंट का वो कौन सा 5 एलिमेंट है जो इमेज बनेगा, तो अब उनके ऑर्डर का बात आएगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। हम ऐसा अगर करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि शुरू में ज्यादा दे दिए, फिर कम दे दिए, फिर ज्यादा दे दिए, फिर कम दे दिए, फिर ज्यादा दे दिए, ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग नहीं। तो फिर इंक्रीजिंग कौन है? शुरू में जितना दोगे अगला में उससे ज्यादा देना पड़ेगा, फिर और ज्यादा देना पड़ेगा, फिर और ज्यादा देना पड़ेगा, फिर और ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा ही देना पड़ेगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो जो भी 5 एलिमेंट मेरे पास आए हैं, जो भी 5 एलिमेंट आए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। वो एक तरीके से सजा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये 5 है, ये 5 कहां से लाए हैं? सेट बी में 8 एलिमेंट है,
कोई भी रैंडमली 5 तो हमने लिख दिया, कोई भी रैंडमली 5 तो हमने लिख दिया। अब हम पूछेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एक ही सेट बताइएगा, यही वाला आपका असेंडिंग ऑर्डर है, आप दूसरा नहीं दे सकते, दीजिएगा ही नहीं दूसरा। ये परफेक्ट है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो यही एक मात्र यही आंसर होगा। तो इसका मतलब एक ही तरीके से हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो लिखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब दोनों का मिक्सिंग, दोनों को मिलाने के बाद हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अब समझ में आया सौर्या? आ रहा है समझ में? आंसर वाला आप 8C5 भी रख सकते हैं, लीजिए 8C5 ही रहने देते हैं, लेकिन हमने फार्मूला बताया था NCR NCN माइनस R के बराबर होता है, तो 8C5 भी लिख सकता है, 8C3 भी लिख सकता है वो। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर एक ही होता है। आपके पास 50 को टर्म दे दिया जाए, नंबर्स दे दिया जाए, असेंडिंग ऑर्डर एक ही होते हैं। ठीक है आदित्य, असेंडिंग ऑर्डर आप दो नहीं लेते हैं, एक ही लगता है। इसी क्वेश्चन की तरह ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है। मेरा सवाल है, मेरे मन में अभी भी जस्ट एक सवाल आया है, इंक्रीजिंग फंक्शन के बजाय अगर इस प्रश्न में डिक्रीजिंग फंक्शंस, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी पूछता, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी पूछता, तो कितना आंसर होता? क्या आप लोग बता सकते हैं? नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, कुमुद आपका गलत है। नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? सेम होगा। सही है। रीचा आपका भी गलत है, सेम आंसर होगा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, सेम होगा। क्यों सेम होगा? डिक्रीजिंग है, आगे किसी भी दो पे सेम हो नहीं सकता, नहीं तो ऐसा ही कुछ हो जाएगा, ऊपर से आएगा बराबर, फिर नीचे, किसी दो पे बराबर कर नहीं सकते, 1 1 लेना होगा, 1 1 लेना होगा, तो फिर से कौन सा 5, यही तरीका। इंक्रीजिंग के लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया था, इंक्रीज किया था, बढ़ाया था। डिसेंडिंग के लिए डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। तो डिक्रीज के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीज के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, डिक्रीज का ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 2 0 -1, एक ही तरीका है। डिक्रीज का भी, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक ही है, तो फाइनल दोनों का प्रोडक्ट वो सेम रहेगा। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। अरे आप डिसेंडिंग ऑर्डर बोले कुमुद, आप डिसेंडिंग ऑर्डर वन बोले, हम यहाँ पर का शब्द डिक्रीजिंग कर दिए थे, ये डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, उसका आंसर हम पूछ रहे थे, वो 8C5 होगा।
चलिए, क्या आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है? बोलिए। आज कुछ भी पता चला? पता चला है तो हम अच्छा रखते हुए यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? नहीं तो अगला जो भी लेंगे ना, सब हाई तौबा मचाइएगा आप लोग। ये क्या हो गया, क्या क्या कर दिया, क्या कर दिया अचानक से, ऐसा करने लग जाइएगा आप लोग। वो नहीं होना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग बना उना के लाइएगा। थैंक यू आज के लिए।